कोशिश यही रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या खास है। शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश आखिर बना कैसे, मतलब इसका गठन। हाँ, तो मध्य प्रदेश का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ। मतलब तब कई पुराने इलाके थे, जैसे मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, इनको मिलाके से बनाया गया था। अच्छा। लेकिन हाँ, आज जो हम नक्शा देखते हैं वो शक्ल इसे मिली 1 नवंबर 2000 को। अच्छा, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ। जी हाँ, जब छत्तीसगढ़ इससे अलग होकर एक नया राज्य बन गया। वो इसका अंतिम पुनर्गठन था। और हाल में भी कुछ बदलाव हुए हैं, है ना? अक्टूबर 2023 में 2 नए जिले बने हैं। हाँ बिल्कुल, पांडुरनाग जो 54वां जिला बना, और मैहर 55वां। मैहर, वही संगीत वाला। हाँ, वही मैहर। तो मतलब प्रशासनिक तौर पर राज्य लगातार विकसित हो रहा है। सही बात है। और जब प्रशासन की बात आती है तो राजधानी भोपाल तो प्रशासनिक राजधानी है ही। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश की कई और पहचान वाली राजधानियां भी हैं जो दिलचस्प हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। जैसे जबलपुर को संस्कारधानी कहते हैं। सही। और इंदौर वो आर्थिक और खेल राजधानी है। और ऊर्जा के लिए सिंगरौली का नाम है। जी। और गर्मियों के लिए खूबसूरत पचमढ़ी। हाँ, पचमढ़ी तो है ही। और संगीत की बात करें तो मैहर का नाम आता है, जो अब खुद एक जिला भी है, जैसा हमने अभी बात की। और भीमबेटका चित्रकला के लिए। हाँ बिल्कुल, चित्रकला राजधानी भीमबेटका। तो ये अलग अलग राजधानियां दिखाती हैं कि प्रदेश कितने विविध आयामों वाला है। और इसी विविधता की वजह से शायद मध्य प्रदेश के इतने सारे उपनाम भी हैं। सबसे आम तो हृदय प्रदेश है ना? हाँ वो तो है ही, क्योंकि ये देश के बिल्कुल बीचों बीच है, एकदम हृदय में। और संसाधनों के आधार पर देखें तो हीरा बहुत मिलता है यहाँ, सबसे ज्यादा। तो हीरा प्रदेश। अच्छा। देश में सबसे ज्यादा जंगल भी यही है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो वनों का राज्य। और वन्य जीवों से जुड़े भी कई नाम हैं, जैसे तेंदुआ राज्य। हाँ, तेंदुआ राज्य, भेड़िया राज्य यानी वुल्फ स्टेट, चीता राज्य भी अब। और सबसे मशहूर तो टाइगर प्रदेश है ही। टाइगर प्रदेश तो बहुत सुना है, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण, राइट? जी हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़े जानवरों तक ही सीमित नहीं है, नदियां ढेर सारी यहाँ से निकलती हैं, इसलिए नदियों का मायका भी कहते हैं। अच्छा, इसीलिए नदियों का मायका कहते हैं। सही है पकड़ा। तेंदुपत्ता खूब होता है तो तेंदुपत्ता राज्य है। गिद्धों और घड़ियालों के संरक्षण में भी अहम भूमिका है। हाँ। तो गिद्ध राज्य और घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत हैं यहाँ, तो राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी। बाप रे, इतने सारे नाम। ये सारे नाम असल में प्रदेश की जो प्राकृतिक दौलत है और जो जैव विविधता है उसको दिखाते हैं। सही बात है। इतने सारे प्राकृतिक संसाधन और पड़ोसी राज्य। स्रोत कहता है कि मध्य प्रदेश का नक्शा दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। नक्शा देखने से ना कई चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। जैसे 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यूपी, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात। नक्शे से ही समझ आता है कि कौन सी जिले, जैसे सिंगरौली या बालाघाट या अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, ये 2 राज्यों की सीमा पर पड़ते हैं। हाँ, ये तो जरूरी जानकारी है। और कर्क रेखा का रास्ता भी नक्शे से ही। हाँ, वो एकदम साफ दिखता है, बिल्कुल बीच से गुजरती है, खासकर मालवा के पठार वाले इलाके से। कितनी जिलों से? कुल 14 जिलों से होकर निकलती है। पश्चिम में रतलाम से शुरू होती है, फिर उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और पूर्व में शहडोल तक जाती है। अरे वाह! उज्जैन, भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े शहर भी इसमें शामिल हैं। जी, और एक खास बात और, माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, ये तो रोचक है। अब जब प्रदेश की इतनी प्राकृतिक और भौगोलिक पहचान है, तो इसके अपने राजकीय प्रतीक भी होंगे। राजकीय पशु से शुरू करें। जरूर। राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा? हाँ, वैज्ञानिक नाम है रुसर्वस डुआउजेली। ये मुख्य रूप से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। इसे 1981 में राजकीय पशु घोषित किया गया था। 1981 में? जी। और कान्हा ने 2017 में भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर मतलब मास्कट भी जारी किया था। अच्छा, और राजकीय फूल? वो है सफेद लिली, लिलियम कैंडिडियम। सफेद लिली? ठीक है। और राजकीय पक्षी? वो दूधराज। हाँ, दूधराज। उसे शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। टिरप्सिफॉन पैराडाइसी। इसे भी 1981 में ही राजकीय पक्षी का दर्जा मिला। इसे भी 1981 में? और पेड़? राजकीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस।
और इसे भी 1981 में ही चुना गया। अरे, तो पशु, पक्षी और पेड़ तीनों 1981? हाँ, याद रखना आसान है। पेड़ यानी बरगद, उस पर बैठा पक्षी यानी दूधराज और नीचे घूमता पशु यानी बारासिंगा, तीनों को 1981 में राजकीय प्रतीक बनाया गया। ये तो अच्छी ट्रिक है। और इंदौर के पास कोई बरगद पार्क भी बन रहा है शायद? हाँ, इंदौर के बड़गौंदा में पहला बरगद पार्क बनाया जा रहा है। अच्छा, अब राजकीय मछली? वो महाशीर है, टोरप्यूटोरा। इसे 2011 में ये दर्जा मिला। 2011 में? और इसका संरक्षण केंद्र भी है कहीं? जी, बड़वाह में। वहाँ इसका प्रजनन केंद्र है। ठीक है। फलों में राजकीय फल आम है शायद? हाँ, बिल्कुल, आम, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ की नूरजहां किस्म जो अलीराजपुर में होती है और सुंदरजा किस्म रीवा वाली, ये बहुत मशहूर हैं। सुंदरजा आम को तो शायद जीआई टैग भी मिला है मार्च 2023 में। जी हाँ, बिल्कुल सही। सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग क्या होता है वैसे? जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक पहचान दिलाता है। अच्छा। मतलब उस जगह की मिट्टी, पानी, हवा की वजह से उसमें कुछ खास गुण आ जाते हैं। सुंदरजा आम की अपनी एक अलग मिठास और खुशबू है जो रीवा के इलाके की ही देन है। अच्छा, और आम अनुसंधान केंद्र भी रीवा में ही है, गोविंदगढ़? जी, रीवा के गोविंदगढ़ में। ठीक है। खेल की बात करें तो राजकीय खेल? राजकीय खेल मलखंभ है। इसे 2013 में घोषित किया गया। मलखंभ, वो पोल वाला? हाँ, वही। ये एक पारंपरिक भारतीय खेल है। हाँ। और इसकी अकेडमी उज्जैन में है। हाँ। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रभास जोशी सम्मान भी दिया जाता है। अच्छा। और इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भी शामिल किया गया है ना, 2020 में? जी हाँ, इसे शामिल किया जा चुका है। बढ़िया। और फसल, राजकीय फसल? वो है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में मतलब अग्रणी है, खासकर मालवा का पठार इसके लिए जाना जाता है। हाँ, मालवा तो है ही। और इसकी किस्में भी हैं कुछ खास? समृद्धि, प्रसाद? जी, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये कुछ प्रमुख किस्में हैं। ठीक है। लोक कलाओं में भी राजकीय प्रतीक हैं, जैसे नाट्य और नृत्य? हाँ हैं। राजकीय नाट्य है माच। ये मालवा का लोक नाट्य है। इसके कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा। माच। और राजकीय नृत्य, वो राई है ना, बुंदेलखंड वाला? हाँ बिल्कुल, राई बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। ज्ञानेश्वरी जी कटनी की इसकी कलाकार हैं। और सागर के राम सहाय पांडे जी को तो राई के लिए 2022 में पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री? वाह। जी। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि राई बुंदेलखंड में मृदंग के साथ होती है और बघेलखंड में ढोलक के साथ। थोड़ा फर्क है। अच्छा, ये तो बारीकी की बात है। इन सब प्रतीकों के अलावा राज्य का अपना एक राजकीय चिन्ह भी है, उसमें क्या क्या खास है? हाँ, जो राजकीय चिन्ह है उसमें सबसे बाहर की तरफ 24 स्तूप बने हुए हैं। 24 स्तूप? जी। फिर उसके अंदर एक गोला है जो तरक्की और विकास का प्रतीक है। उस गोले के अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है। साथ ही राज्य की जो मुख्य फसलें हैं, गेहूं और धान, उनकी बालियां भी बनी हुई हैं। और बीच में केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंहाकृति है और राज्य का पेड़ यानी बरगद, उसको भी दर्शाया गया है। तो मतलब इसमें इतिहास, कृषि, विकास सब कुछ शामिल है? जी हाँ, ये चिन्ह प्रदेश की विरासत, कृषि और विकास की सोच को एक साथ दिखाता है। और राजकीय गान, सुख का दाता सबका साथी, ये तो सुना है। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। इसे 2010-11 में अपनाया गया था। इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव जी, संगीतकार सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव जी हैं। और गायक? गायक शान है, शांतनु मुखर्जी। अच्छा, शान ने गाया है। ये गान प्रदेश की सुंदरता और संस्कृति की बात करता है। जी बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ा भूगोल पर वापस आते हैं। अक्षांश और देशांतर के हिसाब से मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है, मतलब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड? हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश? जी। और देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ठीक है। आसान भाषा में कहें तो ये भारत के उत्तरी हिस्से में पड़ता है, लेकिन भूमध्य रेखा से काफी ऊपर। सही कहा। और इसका आकार कैसा है, मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई? उत्तर से दक्षिण लंबाई करीब 605 किलोमीटर है
और पश्चिम से पूर्व चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, करीब 870 किलोमीटर। अच्छा, चौड़ाई ज्यादा है। हाँ, और इसी वजह से सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के स्थानीय समय में करीब 34 मिनट का फर्क आ जाता है। 34 मिनट का अंतर। जी, और भारत की जो मानक समय रेखा है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो भी प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। सिंगरौली से? वही ऊर्जा राजधानी? हाँ, वही। ठीक है, तो सबसे उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर, पूर्वी सिंगरौली और पश्चिमी अलीराजपुर, ये सीमाएं हो गई। अब यहाँ की जलवायु मतलब क्लाइमेट कैसा है? मुख्य रूप से तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, मतलब ट्रॉपिकल मानसून। लेकिन इसमें भी कुछ फर्क है शायद? हाँ, फर्क है। जैसे मालवा का पठार है, वहाँ की जलवायु को काफी अच्छा माना जाता है। समशीतोष्ण, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, आदर्श जलवायु। अच्छा। वहीं जो उत्तरी मैदान है, जैसे ग्वालियर चंबल वाले इलाका, वहाँ जलवायु विषम है, मतलब एक्सट्रीम। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। और बारिश, औसत वर्षा कितनी होती है? औसत बारिश साल में करीब 112 सेंटीमीटर होती है। 112 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ? सबसे ज्यादा बारिश होती है पचमढ़ी में और सबसे कम होती है भिंड जिले के गोहद में। गोहद, भिंड, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रीय बिंदुओं की भी बात होती है, जैसे भारत का केंद्र। हाँ, कुछ दिलचस्प मान्यताएं और तथ्य हैं इस बारे में। जैसे अखंड भारत, यानी विभाजन से पहले का भारत, उसका केंद्र बैतूल जिले के बरसाली गांव को माना जाता है। बरसाली, बैतूल? जी। और आज का जो भारत है, उसका भौगोलिक केंद्र, जियोग्राफिकल सेंटर, कटनी के पास करौंदी गांव को मानते हैं। करौंदी, कटनी? हाँ, और एक पौराणिक मान्यता भी है कि पृथ्वी का केंद्र उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है। मंगलनाथ, उज्जैन, इनको याद रखने की कोई ट्रिक भी थी शायद, आपने बताई थी? हाँ, एक आसान तरीका है। अखंड भारत का बरसाली ए के बाद बी जैसा, अ से ब, ठीक है। और भौगोलिक भारत का करौंदी बी के बाद सी जैसा। भ से क, हाँ ये याद रहेगा। चलिए अब प्रशासनिक ढांचे पर आते हैं। कितने संभाग हैं, कितने जिले वगैरह हैं? जी, प्रदेश में 10 संभाग हैं। 10 संभाग। और जिले अब बढ़कर 55 हो गए हैं, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, 55 जिले। इनके नीचे करीब 313 विकासखंड हैं, 436 तहसीलें हैं। बाप रे! हाँ, काफी बड़ा प्रशासनिक ढांचा है। ग्राम पंचायतें लगभग 24,000 हैं, 23,922। नगर निगम 17 हैं, नगर पालिकाएं 99। और गांवों की संख्या तो करीब 55,000 है, 54,903। ये जनसंपर्क विभाग के आंकड़े हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कितनी फैली हुई है जमीनी स्तर तक। बिल्कुल। और न्याय व्यवस्था, हाईकोर्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है। जबलपुर में? जी, और ये 1 नवंबर 1956 को राज्य बनने के साथ ही स्थापित हो गया था। इसकी 2 खंडपीठ, मतलब बेंच, इंदौर और ग्वालियर में है। ये 1968 में बनी थी। अच्छा, इंदौर और ग्वालियर में बेंच है? जी। और भोपाल में भी एक तीसरी बेंच बनाने का प्रस्ताव है। अच्छा, वो प्रस्तावित है। और जबलपुर हाईकोर्ट की बिल्डिंग, उसके वास्तुकार? हाँ, उसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। हेनरी इरविन, ठीक है। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 230 सीटें हैं। 230? जी। इसमें आरक्षण भी है? जी हाँ, इनमें से 35 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। 35 एससी, 47 एसटी, ठीक है। और लोकसभा में प्रदेश से 29 सदस्य जाते हैं। 29 सदस्य। इसमें 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 4 एससी, 6 एसटी। और राज्यसभा में मध्य प्रदेश से 11 सीटें हैं। 11 सीटें, ठीक है। स्रोतों में ये भी एक बात बताई गई है कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। अच्छा, ये कब की बात है? ये कोविड के बाद की बात है, जब आत्मनिर्भर भारत अभियान चला था। ये एक नीतिगत कदम था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ और जरूरी आंकड़े देख लेते हैं फटाफट। क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,000, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला अब शिवपुरी है क्षेत्रफल में। जी हाँ, मैं पुनर्गठन के बाद अब शिवपुरी है। और सबसे छोटा निवाड़ी। और जनसंख्या? 2011 की जनगणना के हिसाब से 2011 में जनसंख्या करीब 7.26 करोड़ थी, मतलब 7 करोड़ 26 लाख के आसपास। ठीक है। सबसे ज्यादा आबादी इंदौर जिले में थी। हाँ, इंदौर में।
और सबसे कम वर्तमान जिलों के हिसाब से देखें तो निवाड़ी में। निवाड़ी। और साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, 2011 में करीब 69.3% थी। 69.3%। हाँ। इसमें सबसे आगे कौन था? जबलपुर, वहाँ 81% थी, और सबसे पीछे अलीराजपुर करीब 36%। काफी अंतर है। हाँ। और लिंगानुपात, सेक्स रेशियो? वो 931 था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। 931। हाँ। इसमें सबसे अच्छा? बालाघाट, वहाँ 1021 था, मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। वाह। और सबसे कम? भिंड 837। भिंड 837। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी? वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 236। हाँ। इसमें भोपाल सबसे घना? जी हाँ, भोपाल में सबसे ज्यादा और डिंडोरी में सबसे कम। डिंडोरी। ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या मुख्य बातें हैं, किस पर आधारित है? मध्य प्रदेश मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। हाँ। दलहन यानी दालों के उत्पादन में, हीरा, मैग्नीज और तांबा उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। अच्छा, इन 4 चीजों में पहला स्थान? जी। और कुल अनाज और तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। तो कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये कह सकते हैं। सही बात है। और एक बड़ी उपलब्धि, इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। जी हाँ, ये स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक रिकॉर्ड है, और ये दिखाता है कि शहरी प्रशासन और शायद नागरिक भागीदारी के मामले में इंदौर ने एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल। तो ये थी मध्य प्रदेश के बारे में कुछ मुख्य जानकारियों की झलक। काफी कुछ कवर किया हमने, इसके बनने से लेकर भूगोल, प्रतीकों, प्रशासन और कुछ अहम आंकड़ों तक कुछ हुआ। बिल्कुल। इस जानकारी से मध्य प्रदेश की एक रूपरेखा तो साफ होती है। हमने देखा कि कैसे इसकी भौगोलिक स्थिति, इसके प्राकृतिक संसाधन और इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, वो सब मिलकर इसे कई अनोखी पहचान देते हैं। हाँ, चाहे वो टाइगर स्टेट हो, हीरा प्रदेश हो, या फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर, जीआई टैग वाले उत्पाद, बहुत कुछ है। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है जो मुझे लगता है, ये जो पहचाने और रैंकिंग है, जैसे टाइगर स्टेट या सबसे स्वच्छ शहर, ये प्रदेश के विकास की दिशा को, मतलब भविष्य की प्राथमिकताओं को कैसे तय करती हैं? अच्छा सवाल है। क्या इन पर, मतलब इन प्रतीकों और उपलब्धियों पर ध्यान देना प्रदेश की जो बाकी गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में हमेशा मददगार होता है, या कभी-कभी ये असल मुद्दों से ध्यान भी भटका सकता है? हाँ, ये विचार करने वाली बात तो है कि संतुलन कैसे बने। उपलब्धियों का जश्न मनाना जरूरी है, पर गहरी चुनौतियों पर भी फोकस रखना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।